Hello, good morning students. Today we are going to discuss the topic of software engineering. जो आज का टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वो है हमारा SRS के ऊपर बेस्ड, दैट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। SRS की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, एनालाइज करना और स्पेसिफाई करना। बेसिकली ये होता क्या है कि जब कोई कस्टमर किसी प्रोग्रामर को कोई प्रोडक्ट तैयार करने के लिए बोलता है तो उससे पहले एक पेज पे पेपर पे वो सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी जाती हैं कि जो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग होती हैं कि उसे किस तरीके का प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर चाहिए। उस पेपर को या उस बुकलेट को जिसमें ये सारी स्पेसिफिकेशन लिखी जाती है कि हमें किस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहिए, उस चीज़ को या उस एग्रीमेंट को हम SRS बोलते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अब इसमें होता क्या क्या है, पहले तो रिक्वायरमेंट्स समझाई जाती हैं और उनको स्पेसिफाई किया जाता है कि प्रॉब्लम का स्केल कितना है, जो हमने प्रोडक्ट तैयार करवाना है या सॉफ्टवेयर बनवाना है या जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसका स्केल कितना है। अगर तो वो छोटे स्केल का है तो वो रिक्वायरमेंट ईजी होगी समझना और उनको लिखना। अगर वो बहुत बड़े स्केल का है, जो प्रोडक्ट हमने तैयार करना है, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा होंगी, हार्ड होंगी और प्रॉब्लमेटिक होंगी और उनमें एरर भी ज़्यादा होंगे। ये नेचुरल है। आगे है कि हमारा रिक्वायरमेंट टास्क किन दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, एक इनपुट पे, दूसरा आउटपुट पे। इनपुट का मतलब यूज़र नीड्स इन माइंड्स ऑफ पीपल। आउटपुट का मतलब प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ व्हाट द फ्यूचर सिस्टम विल डू। आउटपुट का मतलब तो ये हो गया कि फ्यूचर में ये सिस्टम हमारा किस तरीके से काम करेगा, इसके बारे में एक स्टेटमेंट लिख दी जाए, दिस इज आवर आउटपुट। और कस्टमर के माइंड में क्या चल रहा है, उसको किस तरीके की चीज़ चाहिए, दैट इज द इनपुट। अब आगे है हमारे पास कि हमें चैलेंजेस क्या आएंगे इसमें, आइडेंटिफाई करना, स्पेसिफाई करना रिक्वायरमेंट्स को। इसमें नेसेसरी है कि हम इन्वॉल्व करें पीपल की इंटरेक्शन और ये ऑटोमेटेड ना हो। पीपल की इंटरेक्शन मतलब ये वो सारे कस्टमर्स होंगे जिनको सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो उनकी इंटरेक्शन हमें साथ में चाहिए, बिकॉज वो साथ साथ रिक्वायरमेंट्स बताते जाएंगे और चेंजेस बताते जाएंगे कि क्या क्या चेंजेस चाहिए। ये ऑटोमेटेड नहीं होगा। ऑटोमेटेड का मतलब है कोई चीज़ अपने आप तैयार करती है। अगर आपने मुझे अभी कुछ बोल दिया कि ये चीज़ मुझे चाहिए तो मैं उस चीज़ को शुरू कर दूँ बनाना, और बिना आपको इंटरेक्ट किए या बिना उस चीज़ में लिए मैं अपने आप तैयार करना शुरू कर दूँ। उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि बाद में हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे कि मान लो यूज़र की रिक्वायरमेंट कुछ और थी और बन कुछ और गया है, तो ये चैलेंजेस हैं जो हम फेस कर सकते हैं। बैकग्राउंड में क्या चीज़ें होंगी, SRS, ये SRS पढ़ रहे हैं बेसिकली, वो एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं जहाँ पे कस्टमर अपने रिक्वायरमेंट्स लिखता है और एक तरीके की डील होती है जो वो प्रोग्रामर के साथ करता है कि उसको सॉफ्टवेयर किस तरीके का चाहिए, और प्रोग्रामर भी साथ में अपने जो सुझाव कह लो या सजेशंस कह लो वो साथ साथ में बताता जाता है कस्टमर को। तो इस SRS की बैकग्राउंड में क्या होगा, एक तो रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायरमेंट में आ जाता है कंडीशन या कैपेबिलिटी दैट मस्ट बी प्रोसेस्ड बाय अ सिस्टम। एक सिस्टम जो कंडीशंस और कैपेबिलिटी को पोजेस करे वो रिक्वायरमेंट में आ जाएगा। व्हाट इज द वर्क प्रोडक्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट फेज, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, ये हमारा वर्क प्रोडक्ट बनेगा। बेसिकली वर्क प्रोडक्ट होगा क्या, SRS बनाना। और SRS क्या है, इट इज़ द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑफ व्हाट द प्रपोज्ड सिस्टम शुड डू। नया सिस्टम तो हमने बनाना ही है, उसकी रिक्वायरमेंट्स तो लिखनी है, हमारा पुराना सिस्टम कैसे काम करता था इसकी पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन भी हम SRS में लिखेंगे। आगे चले तो रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग हार्ड हो सकती हैं अगर हमारा जो सिस्टम हमने बनाना है फ्यूचर सिस्टम वो डिफ़िकल्ट है तो। कैपेबिलिटी अगर उसकी फ्यूचर सिस्टम की क्लियर नहीं है तो भी रिक्वायरमेंट्स हार्ड हो जाएंगी। रिक्वायरमेंट्स अगर चेंज हो रही है विद द टाइम तो भी हार्ड हो जाएंगी। तो कुछ एसेंशियल्स टू डू अ प्रॉपर एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स हमें करना पड़ेगा। मतलब पर्पस क्या है इस डॉक्यूमेंट को बनाने का। पर्पस ये है कि SRS जो हम एस्टेब्लिश करते हैं ये वो एग्रीमेंट है बिटवीन द यूज़र एंड सप्लायर, जिसमें यूज़र की नीड्स को सेटिस्फाई किया जाता है, लेकिन यूज़र सॉफ्टवेयर को समझ नहीं सकता, और डेवलपर्स जो होते हैं जिन्होंने सिस्टम को डेवलप करना है वो प्रॉब्लम की डोमेन पे नहीं जा सकते। मतलब मैं यूज़र से ये पूछ लूँ भाई तुझे चाहिए क्या, अगर उसने अपनी उसकी एक मेडिसिन की शॉप है तो उसे
उसके अकॉर्डिंग चाहिए कि मैं इस तरीके का सिस्टम चाहता हूँ जहाँ पे मैं क्लिक करूँ और ये मेडिसिन का मुझे पता लगता है कि मैंने कहाँ पे रखी है। तो यूज़र की रिक्वायरमेंट सारी हम SRS में लिख लेते हैं, ठीक है, और डेवलपर उसी तरीके से जो है वो काम करना शुरू कर देता है। लेकिन यूज़र को सॉफ्टवेयर अभी मिला नहीं है, उसने सिर्फ अपने रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं। सॉफ्टवेयर उसे तभी मिलेगा जब डेवलपर उसको रेडी करके देगा। SRS डॉक्यूमेंट का पर्पज़ क्या है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को लिखना और उसको अच्छे तरीके से समझना, ताकि डेवलपर और यूज़र के बीच में ये जो एग्रीमेंट हुआ है बाद में उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। बाद में यूज़र ये ना बोल दे कि मुझे ये वाली चेंजेस चाहिए या ये वाली रिक्वायरमेंट्स मेरी थी। तो इसीलिए पहले एग्रीमेंट तैयार कर लिया जाता है कि आपको क्या क्या चाहिए, उस हिसाब से आपके इतने इतने पैसे बनेंगे। अगर ये सॉफ्टवेयर तैयार करवाना है तो उसके लिए इतने पैसे हैं। वो एग्रीमेंट जब साइन हो जाता है तो बाद में चेंजेस नहीं हो सकती। ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी, नीड क्या है SRS की, ताकि हम यूज़र की नीड को अंडरस्टैंड कर सकें। अब देखो, अगर किसी यूज़र ने मुझसे सॉफ्टवेयर बनवाना है, सपोज मैं डेवलपर हूँ, तो वो मुझे वर्बली बोल जाए कि हाँ मुझे ये भी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है। कुछ रिक्वायरमेंट्स मेरे माइंड में रहेंगी, कुछ एक को मैं भूल भी सकता हूँ। लेकिन अगर वही चीज़ को पेपर पेन पे लिख के करके डॉक्यूमेंट मुझे बना के देते कि ये मेरी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैं, मुझे प्रोफेशनल तरीके से उसे मेल कर दे और एग्रीमेंट बना ले फाइनल कि जो चेंज ना हो सके, तो वहाँ से यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को बेटर वे में समझा जा सकता है। मुझे इजी रहेगा अगर मुझे ईमेल मिली हुई है यूज़र की तरफ से और उसमें सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है, तो मैं उन सारी रिक्वायरमेंट्स को फुल करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर यही यूज़र मुझे वर्बली बोल जाए कि मुझे ये चीज़ें चाहिए अपने सॉफ्टवेयर में, तो वो नेचुरली बात है कि कुछ चीज़ें माइंड में रहेंगी और जो चीज़ें माइंड में नहीं रहेंगी वो चीज़ें मिस हो जाएंगी और उनमें मिस्टेक भी हो सकती है। तो ये बेसिकली नीड थी हमारी SRS की। सेकेंड पॉइंट में यही लिखा है, SRS provides a reference for the validation of the final product। जो हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया है या सॉफ्टवेयर बनके तैयार हो गया है, SRS उसको ऐसी रेफरेंस प्रोवाइड करता है, वो जो डॉक्यूमेंट होता है कि वो जो प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ है वो एक वैलिड प्रोडक्ट है। नेचुरली जब हम SRS तैयार करते हैं, एग्रीमेंट जो यूज़र और सप्लायर के बीच में होता है, उसमें जब यूज़र की रिक्वायरमेंट्स लिखी जाती हैं, तो सपोज यूज़र कोई ऐसी रिक्वायरमेंट बता दे जो पॉसिबल ही ना हो, सॉफ्टवेयर बन ही ना सके उस तरीके का, तो इसका मतलब हम वहीं पे यूज़र को कट कर देंगे कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब SRS में जो भी लिखा जाता है वो सब कुछ वैलिड होता है, और जब हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है वो वैलिड इसीलिए, उसकी वैलिडिटी इसी पे डिपेंड करती है कि जो SRS में लिखा था ये उसी के अकॉर्डिंग बना है, और SRS में कोई भी पॉइंट हम ऐसा नहीं लिख सकते जो वैलिड ना हो। आगे और इसकी नीड्स लिखी है कि अगर हम हाई क्वालिटी SRS बनाएं तो हमारा हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर तैयार होगा। रिक्वायरमेंट्स में अगर कुछ डिफेक्ट्स आए तो वो लेटर ऑन देखो कितनी प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। 25% of all the defects in one study and 54% of all the defects found after user testing. So defects often found in previously approved SRS. तो जब SRS बन जाता है तो उसमें जो डिफेक्ट्स हैं वो बहुत कम आते हैं। उसका रीज़न ये है, हमें पहले ही सारी रिक्वायरमेंट का अंदाज़ा हो जाता है और हमें क्लियर होता है कि हमें क्या बनाना है यूज़र के लिए। और अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जो बन नहीं सकती तो यूज़र को हम उसी टाइम पे बना देंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। तो एक आप ये लगा लो कि एक्चुअल सॉफ्टवेयर नहीं बना, लेकिन पेपर पे आपने एक सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया उसकी रिक्वायरमेंट को समझ के। दिस इज SRS। तो जब SRS बन गया उसके बाद जब मैंने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, पेपर पे मैंने सॉफ्टवेयर बना दिया, डिज़ाइन बना दिया, उसके बाद तो इम्प्लीमेंटेशन रह गई। जब मैंने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, इसका मतलब बहुत कम चांसेस होंगे कि बाद में यूज़र को कोई प्रॉब्लम आए या उसके सॉफ्टवेयर में कोई डिफेक्ट आए। आगे चलता है कि नीड ही है ये SRS की सारी, कि अगर गुड SRS बनेगा तो डेवलपमेंट कॉस्ट भी जो है वो रिड्यूस होगी। अब नेचुरली बात है, अगर एक ही बार में SRS बहुत अच्छा बना है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट सारी पकड़ ली गई हैं और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना दिया गया, तो बाद में यूज़र नहीं बोल सकता कि मुझे ये चेंजेस चाहिए, क्योंकि SRS बनाया ही इसीलिए जाता है पहले ही उसकी रिक्वायरमेंट्स को लिख लिया जाए। तो जब हम पहले ही रिक्वायरमेंट्स को लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बाद में यूज़र चेंजेस की डिमांड नहीं करेगा। इसका मतलब जो मैं बना रहा हूँ मुझे बाद में उस पर चेंजेस करने नहीं पड़ेंगे, तो यानी कि डेवलपमेंट की जो कॉस्ट है वो कम ही रहेगी।
बाद में अगर वो बोले कि मेरे को ये चेंजेस करने हैं तो मैं अपनी कॉस्ट और बढ़ा दूंगा, लेकिन वो बाद में बोलेगा ही नहीं चेंजेस के लिए, क्योंकि वो पहले ही हमें सब कुछ लिखवा चुका हो। अब रिक्वायरमेंट प्रोसेस में हमारे पास बेसिक एक्टिविटीज़ आती हैं, जहाँ पे हम प्रॉब्लम या रिक्वायरमेंट को एनालाइज भी करते हैं, रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करते हैं, वैलिड करते हैं। ये भी सारा SRS का ही पार्ट है। रिक्वायरमेंट प्रोसेस में अगर आगे चले तो यहाँ पे हमारे पास नीड्स आ जाती हैं। नीड्स में एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन, वैलिडेशन, दीज आर द सेम पॉइंट्स विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड एक्चुअली। तो रिक्वायरमेंट प्रोसेस को आप छोड़ सकते हो, लेकिन हाँ जब एनालाइज पे आओ, एनालाइज के बाद दो फेज चलते हैं हमारे स्पेसिफिकेशन और वैलिडेशन। देखो ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये SRS के अंदर ही होती है। आपकी बातें सुनना कि आपको क्या चाहिए, आपके रिक्वायरमेंट्स को सुनना और उसको लिखना, इसको हम एनालाइज बोल देते हैं, एनालाइज करना। उसके बाद स्पेसिफाई करना कि ये चीज़ें पॉसिबल है। वैलिडेशन में भी यही चीज़ निकाल देना कि जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उस चीज़ को रिमूव कर दो। तो यानी कि जो भी अब पॉइंट्स हमारे पास लिखे गए हैं SRS में, ये सारे वैलिड के वैलिड पॉइंट्स हैं। प्रॉब्लम एनालाइज करना हम काफ़ी बार आगे पढ़ भी चुके हैं कि प्रॉब्लम एनालाइज करना होता क्या है। कंसिस्टेंसी इंश्योर करना, कंप्लीटनेस इंश्योर करना कि जो भी आपने बताया है मैंने उसको अच्छी तरीके से सुना है और उन पॉइंट्स को लिखा है। ये सारे प्रॉब्लम एनालिसिस के पॉइंट हैं। इनफॉर्मल अप्रोच है कि अगर मैं फॉर्मल अप्रोच ना यूज़ करूँ, तो इनफॉर्मल अप्रोच में है कि मैं कैसे कह सकता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम को मैंने एनालाइज किया है। मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकता हूँ, एक मीटिंग नहीं, दो नहीं, 3-4 मीटिंग्स हम कर सकते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से मैं एनालाइज कर सकूँ। दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल अप्रोच। आगे हमारे पास DFDs चलती हैं, डेटा फ्लो मॉडलिंग या डायग्राम। ये डेटा फ्लो डायग्राम हम तब बनाते हैं जब हमारे पास आपका SRS आ गया, वो पॉइंट्स लिखे गए, उसके बाद हम उस सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन बनाते हैं। उस डिज़ाइन में ये डिस्कस किया गया होता है कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे फ्लो करेगा, कौन कौन से नेटवर्क, कौन कौन से सिस्टम्स हम यूज़ करेंगे। ये एक एग्जांपल बताई भी गई है कि एप्लीकेंट है, उसके फॉर्म्स पहले कहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले चेक होंगे कि अगर वो वैलिड है, फिर दूसरे कंपोनेंट में, फिर तीसरे कंपोनेंट में। ये सारा कुछ एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है एक्चुअली, ठीक है ना। और डेटा कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है इसमें ये बताया गया है। तो उस सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले हम ये डिज़ाइन बना लेंगे। वो डिज़ाइन हेल्प करेगा यूज़र को और तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए कि हाँ ये उसका जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके से काम करेगा। डेटा फ्लो डायग्राम्स के बाद ये एक और DFD की एग्जांपल है। देखो अब मैंने एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड रखा हुआ है, तो एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड से मैं एम्प्लॉय की फ़ाइल भी उठा सकता हूँ। उस फाइल में वीकली पे कितना कर रहा हूँ मैं उसको बोल दूँगा, और उस पे में आगे जाके ओवर टाइम पे कितना कर रहा है वो भी आएगा। तो टोटल पे आ जाएगी जहाँ पे हम टैक्सेस को डिडक्ट कर लेंगे, नेट पे कि मुझे उसको कितना पैसा देना है एंड में। तो ये हमारी कुछ एंटिटीज़, कुछ टेबल बन जाएंगे, जैसे एक वर्कर का टेबल, एक एम्प्लॉय रिकॉर्ड का टेबल, एक कंपनी रिकॉर्ड का टेबल, और बीच में जो सर्कल बनाए हुए हैं वो सारी प्रोसेसेस हैं कि डेटा एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में कैसे फ्लो करेगा। व्हेन वी रेडी अ सॉफ्टवेयर, तो ये सब कुछ इसी अकॉर्डिंग होगा जैसा कि आपको इस पेपर में नज़र आ रहा है। कन्वेंशंस हैं। आगे हमारे पास है कि DFDs में हम फोकस किस पे करते हैं कि कौन सी ट्रांसफॉर्म हमने करनी है और कौन सी नहीं करनी है, या ग्रुप्स लगानी है या कौन सी कंडीशंस लगानी है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। अदर्स अप्रोचेज हैं प्रोटोटाइपिंग करना या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड फॉलो करना। ये अभी हमें नहीं है, तो हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन पे दोबारा आ जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इंपॉर्टेंट है SRS के लिए पढ़ना कि SRS किस तरीके का होना चाहिए। करेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंट रहे, वेरीफेबल रहे ताकि हम उसको दोबारा वेरीफाई कर सकें। मॉडिफाइबल रहे कि अगर यूज़र दोबारा बोले चेंजेस करने के लिए तो उसको हम मॉडिफाई भी कर सकें। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे इसमें एक्सप्लेन भी किया है, ये आप लोग रीड कर सकते हो। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट्स, ये अभी करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट समरी पे लेके आ गया हूँ। तो इसमें आपने पढ़ना क्या है, SRS होता क्या है, SRS के नीड्स क्या हैं, SRS के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है, या DFDs क्या है। ये 4-5 टॉपिक को आपने पढ़ना है, और जो मैं अभी बोल रहा हूँ इस चीज़ को बार बार सुनना ताकि आपको क्लियर हो जाए SRS क्या है, डेटा फ्लो डायग्राम्स क्या है, नीड्स, ज़रूरत क्या थी SRS की, और SRS कैसा होना चाहिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं।
बस यही चीज़ हमने पढ़नी है। जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस दिया हुआ है उस पर फोकस किया गया है, उसको चाहे तो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, टिल देन थैंक यू।